नमस्ते विवेक जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ओके, ग्रेट। ऑनलाइन बुक किया है टैरेट कार्ड, लेकिन वो 14th को आएंगे। मुझे वहाँ लगता है इतना समय तो 2 4 5 दिन तो लगेंगे। एक्सप्रेस डिलीवरी आ नहीं रही है उसकी ना अभी। हाँ। आ रही थी बहन, मेरे आज ही आ गए हैं। मैंने कल ऑर्डर किए थे। अच्छा, पर मेरे आ नहीं रहे थे, मालूम नहीं, अमेजोन पे मैंने काफी ट्राई किया पर आ नहीं रहे थे। प्राइम प्राइम वाले से किसी से कराइए। ओके, चलिए अब तो नमस्कार। ऑर्डर हो गया। हम्म। नमस्कार सर। नमस्कार राज जी, कैसी हैं आप? जी मैं ऑल गुड। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया। जी सर, कोशिश है आज देखते हैं कितना कुछ आएगा। आज तो परिचय ही है। जी इस जी। सब्जेक्ट से, इस विषय से थोड़ा परिचय करेंगे। हाँ क्योंकि जी हाँ एक जी। बार कार्ड सभी के आ जाएंगे तो वो समझने में भी सुविधा होगी, और वो जो सामने जब रहता है तो उस चीज को अनुभव करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा जी परसेप्शन का है खेल। सर, इसमें कोई पूजा या किसी की आराधना भी करनी होती है? किसी को मानना होता है अपने इष्ट को? आप अपने ईस्ट को मान सकते हैं। जी अ, उस विषय में भी बात करेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये एक विदेशी पद्धति है। जी तो इसकी मूल मान्यताएं तो अलग हो सकती हैं, जी लेकिन हम लोग अपनी मान्यता के अनुसार जैसे सम्मान देते हैं ज्योतिष के किसी भी विषय को, उसी जी तरह इसको दिया जा सकता है। तो उसमें कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, करना जरूर चाहिए। जी जी सर। मेरी जी आवाज आ रही है, साफ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल साफ आ रही है सर। ठीक। सर, कुछ नोट्स बनाने होंगे क्या इसमें हमें? आप लोग अपने बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सुविधा के लिए ठीक रहता है। अच्छा, फिर बाद में ये वीडियो मिलेगी सर? हाँ हाँ, वीडियो मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगी सब। क्योंकि मैं बहुत फास्ट तो लिख नहीं पाती हूँ सर। नहीं नहीं, अभी तो समझने का प्रयास कीजिए। जी जी और मैं बहुत तेज भी नहीं चलता हूँ। जी अ, जी लेकिन फिर भी क्या है कि अपने एक समय सीमा भी में भी बंधना है अपने को। जी जी। तो इसलिए विमल जी, प्रीति जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरे को रितु ने ही बताया था क्या? आपके बारे में, तभी मैंने तुरंत ज्वाइन किया फिर। और दो वो दिन और 2 दिन पहले मैं सर सोच ही रही थी कि मेरे को टैरो सीखना है अच्छा। जी, और इतनी जल्दी मेरी बात पूरी हो गई मतलब इवन एक ही दिन में हो गई थी, तभी मैंने कहा अरे वाह, मैं सीखती हूँ मैंने कहा। जी रितु जी एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं ना, समाधान करता है। जी जी वन। नहीं है नहीं, ये सर वो सत्य है। वैसे। मैं जी तो जी मैं तो लगभग 30 वर्ष से जानता हूँ। 30 वर्ष से शायद अधिक ही हो गया। जी जी। तो इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो बहुत अच्छी समाधान करता है। हाँ जी हाँ न- जी। नहीं, मैं तो आपके सब। बारे में मुझे पता है कि हाँ, जेन्युइन है तभी सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। इसीलिए मैं भी गारंटी ले लेती हूँ ना कि नहीं भाई, वर्थ ज्वाइनिंग, है ना। तो ये चीज। अब Hello मैं अपनी everyone. अपनी तारीफ तो अच्छी लगती है। हेलो अंतिम। हाँ जी। Hi. विवेक जी, हेलो जी। नमस्कार। Namaste. बेचारों को 6:15 बजे उठा के बिठा दिया है। अंतिम। Anji, जी। अच्छा। अच्छा। are you able to hear me? I don't know. Uh, हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी?
Hindi, I understand very well, you know. I know very good Hindi. गुड, बिकॉज Only thing I don't know is little bit of Sanskrit. चलो उतने तो मैं सिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। सर एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने बोला कि टैरो एक बाहर की विद्या, लेकिन सर ये हमारे यहाँ की विद्या थी, बाहर जाकर प्रसिद्ध हो गई। नहीं, जो और स्वरूप है ना, देखिए वो तो देखिए अंततः तो केवल एक ही, अगर बहुत मूल में जाएंगे तो एक ही संस्कृति थी, वो हम ही है, जी। हमारा ही विस्तार हुआ है। हाँ अ, जी। अ, एक नेशनल ज्योग्राफिक का सीरियल आया करता था बहुत पहले, जी। जी। दूरदर्शन का समय था तब तब ये मतलब ये हाँ जी। केबल और दूसरे चैनल नहीं हुआ करते थे। जी। जी। तो उसमें एक बार ग्रीस और इजिप्ट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। जी। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि वहाँ के लोगों की जो पूजा पद्धति है, जो मुझे याद है क्योंकि काफी बचपन था तो बहुत अच्छी तरह तो याद नहीं, पर जो हल्का फुल्का मुझे याद है वो हम्म। ऐसा था कि वो पूजा जो करते हैं उसमें अग्नि, सुगंध वाले पदार्थों को जलाना, जैसे अगरबत्ती या धूप हम कह सकते हैं। अगरबत्ती तो हम्म। उसका दरअसल यवनीकरण है, वैसे तो धूप हुआ करती थी। हम्म। और बिना सिले वस्त्र पहनते थे। जी। कोई भी मुख्य पर्व होता है तो मुंडन कराने की का प्रावधान था, परंपरा थी उनकी, जी। जो सारी की सारी सनातनी परंपराएं हैं। यहां तक कि जी। अभी भी देखिए मक्का मदीना में भी जाते हैं तो वहां पे भी जाते हैं तो सब मुंडन करा के जाते हैं और बिना जी। सिले वस्त्र पहन के सारी परिक्रमा होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो बस वो थोड़ी सी विरोधात्मक है, लेकिन परंपराएं तो वही पकड़ी हैं। जी सर। तो ये वो तो कहा ही जा सकता है, पर जो जिस स्वरूप में हमारे सामने है इसलिए मैं वो ये कह रहा था, क्योंकि ये जो इसके मूल में है वो जो जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो कितने लोग आ गए हैं? नमस्ते सर। नमस्कार विवेक बाबू, क्या हाल है? बढ़िया है। अरे वो मेरा थोड़ा सेटिंग का इशू था, इसलिए वो चेक किया मैंने, अभी ठीक किया वो। अच्छा, तो क्या आरंभ किया जाए? हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं अगर सब लोग आए। चलिए ठीक है, अब जो आएगा तो फिर आगे देखेंगे। तो जो अब हम विद्या कर रहे हैं, जिसका अध्ययन वो है टैरो। टैरो इसका कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, पर जो ये परंपरा है ये दरअसल जिसे हम कहते हैं ना सिंबॉलिज्म, प्रतीकात्मक लक्षणों से कुछ समझने की जो चेष्टा होती है उस पर आधारित है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत विद्या है। कारण क्या है कि इसमें हमारे सामने एक तस्वीर है और उससे हमें कुछ सूचना प्राप्त करनी है, उसको डिकोड करना है, डिसाइफर करना है उसको। और वो उसको डिकोड या डिसाइफर करने के लिए जितनी रिचनेस, जितनी समृद्धि हमारे विचारों की होगी, जितनी समृद्धि हमारे ज्ञान की होगी, और जितना हम निर्लिप्त भाव से, अनअटैच्ड होकर उसका अध्ययन करेंगे ना, उतना सही आकलन हो पाएगा, उतना ट्रू एनालिसिस होगा। ज्योतिष में भी यहाँ पे लगभग सभी ने ज्योतिष की कोई ना कोई विधा को सीखा है। ज्योतिष में भी हम जब किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो यही अपेक्षा होती है कि जो ज्योतिषी है वो निर्लिप्त भाव से जैसा भी उत्तर है वो प्रश्नकर्ता को बताए। हाँ, अगर जो उत्तर है वो कड़वा है तो उसको बोलने का, बताने का ढंग थोड़ा सा मृदुल हो सकता है, लेकिन वो सत्य को नहीं छिपा सकता, इसकी आज्ञा कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो निष्पक्ष होना, निर्लिप्त होकर, निष्पक्ष होकर बता पाना, ये इसका अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक होता है किसी भी प्रकार की ऑकल्ट में। चाहे वो
ज्योतिष हो किसी भी रूप का, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, और यहाँ तक कि ये भी। तो वो जो सत्य कहने की जो चेष्टा है, वो आपके निर्लिप्त होने से आती है। और निर्लिप्त होने का जो सबसे अच्छा और सरल तरीका है वो है कि अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना। मतलब जिसे हम सिमरन या स्मरण कहते हैं, सो स्मरण का ही अपभ्रंश सिमरन हो गया है कि ईश्वर को कितना अधिक हम याद कर सकते हैं, किस रूप में याद कर सकते हैं। अब याद करने का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम सिर्फ नाम बोल रहे हैं, हम कहीं मंदिर भी जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, कहीं भजन सुन रहे हैं, ये सब भी उसी में आता है। तो जितना हमारे साथ ईश्वर का सानिध्य बढ़ेगा, जितना हम उनके करीब बैठेंगे, उतना ही जो हमारी जो वाक शक्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि फिर हम सत्य कहने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अन्यथा यदि हम उस स्तर पे नहीं जाएंगे तो हमेशा ये रहता है कि मेरा कहने से दूसरा बुरा तो नहीं मान जाएगा। और जब ये आ जाता है तब हमारा जो आकलन है, हमारा एनालिसिस है, हमारी जो प्रिडिक्शन है, वो गड़बड़ा जाएगी। हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं कहना होता। तो खैर, तो अभी शुरू करते हैं इसको। बीच में ये सारी बातें होती रहेंगी। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो आप सभी का स्वागत है 10x टैरो एकेडमी में। और मुझे उम्मीद है कि सभी ने दीपक तो अवश्य जलाया होगा आज। जी। ये सदैव किया करिए, चाहे कोई भी आप विद्या सीख रहे हैं, कोई भी। मतलब हम अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो भी एक बार दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और हमारे लिए विशेष हो जाता है जो ऑकल्ट के अंदर है, जो उस सूक्ष्म तत्व को जानना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हम अंधकार में विचरण कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दीपक अवश्य जलाना चाहिए, दीपक को प्रणाम करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक ज्योति पर ब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 10x टैरो रीडिंग कोर्स बाय रघुवंशी विवेक सिंह, जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं और अप्रत्यक्ष की विवेचना में आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। कौन है? टैरो ये एक रहस्यमयी विद्या है। मेरा जो ये सारा मैटर है वो तो अंग्रेजी में ही होगा, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी में ही ये क्लास करने के इच्छुक हैं। और साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी तो थोड़ा सा इंग्लिश रहेगा। लेकिन फिर भी किसी को कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो मुझे बताइएगा। मैं दोनों भाषाओं में समानांतर रूप से और बखूबी बोल सकता हूँ। ओ, 1 सेकेंड। अंतिम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, थोड़ा सा अगर जो बहुत हाई लेवल के हिंदी वर्ड है, अगर वो इंग्लिश में हो जाए तो इज मैं इट? दोनों चीजें बोलूंगा, चिंता मत करिए। थैंक यू। नो, हाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। The tarot, often seen as mysterious, is a deck of cards with origins in 15th century in Italy. Initially, it was used as a game,
Its symbolic imagery later captivated scholars, it to mystical system like Egyptian mysteries, the Kabbalah, and alchemy. Today, the tarot is widely employed in divination and self-discovery. 15वीं शताब्दी में इटली में इसका उद्गम माना जाता है टैरो का, लेकिन उस समय में भी जो आज का इसका स्वरूप है वो नहीं था। उस समय ये खेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता, जैसे ताश कहते हैं हम, उस तरह के कुछ कार्ड्स हुआ करते थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ इजिप्ट की जो मान्यताएं हैं, ऑकल्ट की जो मिस्टिसिज्म है या कबाला का है, और अल्केमी से रिलेटेड, अल्केमी तो सोना बनाने की विधि है, पर लोगों ने उससे कुछ चीजें डिड्यूस की और उसको भी इसके साथ एसोसिएट किया, और उसके कारण ये आज का जो स्वरूप है वो हमें मिला है, जिसके अंदर हम ये जो कुछ उत्तर पाने की जो अपेक्षा रखते हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी प्रश्न के बारे में, वो हमें मिलता है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये हम सभी समझते हैं, जो ये यूनिवर्स है उसमें जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हम जिसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। हर जो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जो इस चीज का भी यहाँ पे अस्तित्व है, वो एक पर्पस के साथ है, उसका एक यूटिलिटी है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग चीज, पर यूटिलिटी है। एक लोहे से चाकू बनता है, सब्जी कटती है, और उसी लोहे से तलवार बनती है और लड़ाई में व्यक्ति को मारने के काम। तो वो यूटिलिटी एक अलग चीज है कि किस लिए है, पर है यूटिलिटी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग चीज है। तो अगर कुछ है तो वो कुछ कहती भी है। हमारे सामने हम चल रहे हैं सड़क पे और हमारे सामने से कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आता है, चाहे हम किसी भी मूड में हो, लेकिन उसकी मुस्कुराहट हमारे ऊपर एक हल्का सा ही सही लेकिन एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ती है। और अगर कोई बहुत ही बेकार मूड के साथ सामने से आ रहा है तो वो भी एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। ये सभी के साथ होता है, थोड़ा या ज्यादा। और कोई एकदम ही न्यूट्रल फेस के साथ आता है तो वो न्यूट्रल ही रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक मैसेज देता है, वो एक संदेश देता है हमें। और वही जो चीज है वो टैरो से हमें समझने की बात है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें कुछ देखना है। The first tarot card appeared in Europe in 15th century, likely in Italy, used for playing a card game called Tarocchi. ये आज का कोई ब्रिज होता है, ताश का गेम, मुझे मालूम नहीं कौन सा होता है, पर जिन्हों जो ताश खेलते हैं उनको मालूम होगा ब्रिज कोई गेम होता है। उससे मिलता जुलता कुछ गेम हुआ करता था 15वीं सेंचुरी में, तारोची नाम से। और उस समय ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होता था। 18वीं जो सेंचुरी हुई, 18th सेंचुरी, उसमें लोगों ने इसको मिस्टिसिज्म से, ऑकल्ट से जोड़ना शुरू किया, और जो उसके अंदर जो सिंबल्स थे, जो पिक्चर्स थी, उसको डिकोड करना शुरू किया कि क्या वो किसी तरह से एसोसिएट होती हैं ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन इमोशन से या क्वेश्चन से। और उस ऑकल्ट की जो इन्फ्लुएंस थी, ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अंदर आगे बढ़ती गई, और धीरे 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 ये और विकसित होती गई। और ये जो टैरो डेक है ये कई लोगों ने डेवलप किया, हर एक ने अपने अपने तरीके से करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हर एक, हम भी कुछ एक पुस्तक भी लिखना शुरू करते हैं, अगर हम यहाँ 10 लोग हैं
तो एक ही विषय पर एक ही सोर्स से जानकारी लेने के बाद 10 प्रकार से लिखेंगे। उसी तरह जो डेक में था, डेक में भी यही था कि अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी समझ से अलग अलग तरह से वो कार्ड बनाने शुरू की। ये राइडर वाइट टैरो डेक जो है, ये आर्थर एडवर्ड वाइट ने इसके कंसेप्ट को लिया, और पैमेला कॉमन स्मिथ नाम की एक महिला थी जो ड्राइंग करती थी, उन्होंने उसका स्केच किया। यानी कि जो कंसेप्ट, आइडिया, थॉट, फिलॉसफी, जो भी कहिए, वो आर्थर एडवर्ड वाइट की थी, और पैमेला कोमन स्मिथ उनको एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करती थी। और ये बहुत डिस्क्रिप्टिव कार्ड माना गया। और फिर 20th और 21st सेंचुरी में तो ये बहुत ही वाइडली यूज होने लगा, टैरो, हर तरह की क्वेरीज के लिए, हर तरह की कंसल्टेशंस के लिए, पर्टिकुलरली यूरोप में। क्योंकि क्योंकि ओरिजिन वहीं से था, तो वहां की ही जो मिस्टिसिज्म था उसको उनके साथ रिलेट करके टैरो को ऑकल्ट में और स्पिरिचुअलिटी में ले आया गया। इसका रीडिंग प्रोसेस वैसे तो हम सभी समझते हैं कि जैसे ज्योतिष में भी, किसी में भी, ज्योतिष में या ना पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में होता है कि व्यक्ति पूछता है कि बताइए मेरे बारे में क्या है, या किसी प्रश्न के बारे में कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स देर इज अ पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, कोई प्रश्न करने वाला है। एंड देन देर इज अ पर्सन हु इज इंटरप्रीटिंग और एनालाइजिंग और trying to decode from the card of the deck और कार्ड्स ऑफ द डेक, डिपेंडिंग अब उनकी किस मेथोडोलॉजी को वो यूज कर रहा है। तो जो सीकर है, अभी क्या होता है कि वो कार्ड सेलेक्ट करता है, ऐसा यहां पे मैंने लिखा है। पर इसमें भी ना अलग अलग थॉट्स हैं कुछ। और क्या, अधिकतर लोग खुद, जितने भी जो रीडर हैं या इंटरप्रीटर हैं या जो टैरो रीडर्स होते हैं, वो खुद ही कार्ड उठाते हैं रैंडमली। क्योंकि ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की अलग अलग एनर्जीज हैं, और उस एनर्जीज की वजह से जो इंटरप्रिटेशन है उसमें फर्क आ सकता है। और खासकर जब जो पूछने वाला है वो खुद कोई कार्ड सेलेक्ट करेगा, तो उसकी एनर्जीज वो बायस ला सकती हैं एक, आप समझ रहे हैं। तो वो इस वजह से जो इंटरप्रीटर है या जो टैरो रीडर है, वो खुद कार्ड सेलेक्ट करे, वो बेटर है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, और मैं भी इसी तरह ही करता हूं। क्योंकि उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो प्योरिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक एनी ऑकल्ट साइंस, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मैंने पहले भी सुनाई होगी कभी। एक मेरे मित्र हैं, उनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेके वो एक बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे, और रहते थे यहाँ मध्य प्रदेश में। देवास नाम की जगह है, वो वहाँ किसी जंगल में एक आश्रम था, वहां पे वो रहते थे। तो एक बार वो जो मेरे मित्र के जो पिताजी हैं, वो वहां गए हुए थे उनसे मिलने, क्योंकि वो उनके आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। तो उनके पास वो बैठे होते, तो एक व्यक्ति आया, वो उनके पांव छूने लगा। जो संत हैं या सन्यासी हैं, उनके पांव छू, तो उन्होंने अपना पांव एक साइड कर लिया, वो दूसरी, जिधर पांव किया तो उधर फिर छूने लगा, तो फिर एक साइड कर लिया। उन्होंने मतलब पांव छूने नहीं दिया, और डांट के उसे भगा दिया। तो जो मेरे मित्र के पिताजी थे, उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या बात है, आपने, ये गरीब सा आदमी था, पांव आपके छूना चाह रहा था, आपने छूने क्यों नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अभी एक व्यक्ति की हत्या करके आ रहा है,
और ये मेरे पांव छू के अपने सारे दोष मुझ में डाल देता, क्योंकि वो सिद्धि की अवस्था में पहुंचे हुए थे, तो वो उस चीज को जान गए थे। कहने का अर्थ वही है कि जो सामने वाला है, जो सीकर है, उसकी क्या अवस्था है, वह जो रीडर है उसको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए टैरो रीडर को कार्ड खुद ही उठाना चाहिए रीडिंग के समय। इंटरप्रिटेशन, टैरो टैप्स इनटू अनकॉन्शियस माइंड, रिवीलिंग पर्सनल एंड यूनिवर्सल आर्chetypes. Though sometimes seen as random or superstitious, tarot reading connect to deeper layers of the psyche. और ये जैसे जैसे जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये कोर्स, तो उनको तो मालूम ही होगा, और जो अब करेंगे और सीखेंगे, आप इस चीज को खुद अनुभव करेंगे। कई बार सुना है ना कि अगर आपको प्रश्न का किसी का उत्तर चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता का कोई भी को वो एक रैंडमली खोल लीजिए, और जो श्लोक, या रामचरितमानस खोल लीजिए, जो चौपाई आपके सामने आए उसमें आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ये बहुत लोग करते रामशला का भी ऐसी है। हैं। श्री राम सलाका भी ऐसे ही है। तो वो जो चीजें हैं वो लगभग यही है कि जो कुछ हमारे सामने है वो एक अवस्था को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, उस कंडीशन को बहुत अच्छी तरह बता पाता है। टैरो में एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आया है, एक पिक्चर की फॉर्म में, एक तस्वीर के रूप में आपके सामने कुछ सूचनाएं आ गई। अब आप उसको ही डिकोड करेंगे। दूसरी विधाओं में क्या है कि आपको कुछ अनुमान भी लगाने पड़ते हैं, कुछ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास जो कार्ड आ गया, वो कार्ड उस प्रश्न से संबंधित सारी सूचनाएं लेके आपके सामने आया है। अब ये रीडर की एबिलिटी, कैपेबिलिटी है कि वो कितनी अच्छी तरह से उसको डिकोड करता है और उस प्रश्न का उत्तर देता है या उस समस्या का समाधान करता है। तो जो हमारा अप्रत्यक्ष स्वरूप है, जो ऑकल्ट है, जो अलौकिक है, उसको देखने के लिए अब इसका प्रयोग होने लगा है। Divination and guidance. Tarot serves as a tool to access the inner guide, an intuitive, wiser part of ourselves. By using the tarot, we align our conscious decisions with deeper truth, fostering clarity and purpose. Self discovery. While not essential for assessing inner wisdom, tarot can serve as a helpful aid, similar to Dumbo's feather, until we learn to trust our intuitions independently. ये जो इंट्यूशंस हैं, देखिए, ये होती हर व्यक्ति को है। इंट्यूशंस हर व्यक्ति को होती है, थोड़ी या ज्यादा। कुछ लोग जितना आध्यात्मिक स्तर से उन्नत होते जाते हैं, उनको वो इंट्यूशंस बहुत क्लियरली सेंस हो जाती। देखिए, प्रकृति ने सबको सेंसर दिए हुए हैं। आज भी हम लोग तो बहुत कुछ डिपेंडेंट हो गए हैं ये फिजिकल चीजों पे, समय के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इवन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन पहले के समय में चाहे रात भी हो तो चांद और तारों को देखकर भी लोग समय बता देते थे, और सही समय बताते थे। विमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक डाउट है इसमें। जैसे हमने हाँ। बोला वी नीड टू लर्न टू ट्रस्ट आवर इंट्यूशन, हाँ। राइट, फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड टेकिंग द डिसीजन। हाँ। So ये decision, it is, this interpretation is for yourself or the person for whom you are doing the reading? वो कंटेक्स्ट है, आप जिसके लिए करना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप मुझसे अपना कोई क्वेश्चन लेके आए और मैं आपके लिए टैरो रीडिंग कर रहा हूं, तो उस समय मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, वो कंटेक्स्ट आप है।
तो मैं वो नहीं अपने लिए, खुद के लिए भी कर सकता है टैरो हाँ रीडिंग? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। पर वही बात है कि अपने लिए करने से पहले बहुत ज्यादा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने लिए चीजों को, खासकर जब नेगेटिव होती है, तो उनको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, अभी ये विवेक राणा जी ने एक उदाहरण लिया था श्री राम शलाका का। जी। मैंने एक छोटी सी ऐप बनवा के ये मेरी डली हुई है इस पे, गूगल के प्ले स्टोर पे, श्री राम शलाका के नाम से ही है, एक्सपर्ट हाँ, एक्सपर्ट मेरे पास भी जनरल। है, राइट, हाँ हाँ। मेरे पास भी है। अब उसमें क्या है, मेरे पास प्रश्न आते हैं, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि यदि आपको कोई दुविधा हो तो आप मुझसे पूछिए। हालांकि इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं कि आपको श्री राम का नाम 9 बार लेना है, फिर एक जगह रैंडमली आपको टच करना है, और जो आंसर आए उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है, अमूमन व्यक्ति अपने लिए पूछता है, नेगेटिव आंसर आया फिर दोबारा करेगा, दोबारा फिर है। नेगेटिव आंसर आया तो फिर दोबारा करेगा, जब पॉजिटिव आ गया तो खुश हो जाता है। हम्म। फिर मेरे पास फोन आया, 2-3 बार यही ऐसे आया। होता है सर, वो दो नेगेटिव तीन को बार एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो 2-3 बार मेरे पास आए कि जी क्या 2 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 5 करके देख सकते हैं, जो ज्यादा है उसको मान लें। मैं कहा बेस्ट ये ऑफ। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कहा, जिन्होंने बनाई है रामशला का। उन्होंने जब स्पष्ट नियम दिया है, तो उस नियम को तोड़ने वाला मैं कौन हूं? है ना? तो जी। क्या होता है कि हम अपने बारे में नेगेटिव तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करते हम, तब हम बहाने ढूंढते। इसलिए जब हम टैरो को भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि ये कार्ड मेरे फेवर का नहीं है तो अब कुछ और दूसरा निकाल के देखता हूं। हम्म। फिर प्रकृति हमें सहायता नहीं देगी, क्योंकि उसने मैसेज का आपको दे दिया कार्ड। करेक्ट। हम्म। है ना? तो जब हमें अपने लिए तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हम ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि जो उत्तर आएगा मैं उसके हिसाब से ही व्यवहार करूंगा। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव आंसर आ रहा होता है, तो मतलब वही वही जैसे कि ज्योतिष में भी आप प्रश्न पूछते हैं और उत्तर नकारात्मक है, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा है जी, उपाय कर लो, थोड़ा देर इसको डिले कर लो, इस चीज को मत करो, आप इसकी बजाय ये कर लो। वही चीजें यहाँ पे भी की जा सकती हैं। लेकिन वही है कि जितना हम भगवान के करीब होंगे, जैसा मैंने कि शुरू में बोला था, जितना हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होंगे या स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अब इन इंडिकेशंस पे ट्रस्ट करना, उनको फॉलो करना आसान रहेगा। एक समय था कि यूं लगता था कि भाई आप नियम से पूजा करो, तभी पूजा फलीभूत होगी। लेकिन अब ये चीज रियलाइज होती है कि नियम से करने का अपना महत्व है, लेकिन आपका जो आज परिवेश है, जिसमें आप नियम तो फॉलो कर नहीं सकते। आप एक बार ऑफिस गए तो आपको नहीं मालूम कि कब आप घर वापस आ पाओगे। हालांकि 5 या 6 बजे छुट्टी होने का समय है, लेकिन कभी काम ऐसा आ गया कि 10 भी बजे, 11 बजे, और आप सोच रहे हो कि मैं शाम को 8 बजे घर में बैठ के पूजा का नियम पालन कर पाऊं। नहीं हो पाता, तो क्या करें? तब आप तो यही है कि जो ठीक है, जब आप वापसी में आ रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं या अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो एक भजन चला लिया, कान में लगा ली लीड, वही सुन लिया। आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे। टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 7 8 78। इसमें 22 कार्ड होते हैं, मेजर अरकाना कहलाते हैं, और बाकी जो 56 कार्ड हैं वो माइनर आर्काना कहलाते हैं। जो मेजर आर्काना है वो लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को, स्पिरिचुअल लेसन्स को बताता है, यानी कि लाइफ से एसोसिएटेड, या यूं कहिए कि जो लाइफ को कोर से या लाइफ को लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट देने वाले क्वेश्चंस होते हैं या सिचुएशंस होती हैं, मेजर आर्काना उनके बारे में बात करता है। यह मैंने इमेज दी हुई है, इसमें
वो जब कार्ड आ जाएगा तो आप एसोसिएट कर पाओगे। इसमें क्या है कि ये पूरी जर्नी है। पहला कार्ड होता है फूल का। फूल को हम इसको एकदम शाब्दिक अर्थ मूर्ख में नहीं ले सकते। जो फूल है, फूल इज समवन हु इज हैविंग रिसोर्सेज, ही इज विलिंग टू वेंचर इनटू समथिंग अननोन। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे का जब जन्म हुआ, बच्चे को कुछ नहीं पता लाइफ कैसे जाने वाली है, जीवन आगे कैसे चलने वाला है। वो उसके आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसके आधार पर उसके जीवन में बदलाव आते जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सभी बदलाव। तो वो जो चीजें हैं उसी तरह की ये जर्नी है जो इन 22 कार्ड्स के अंदर मेजर आर्काना की होती है। एक एक करके जब हम इनको करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 56 माइनर आर्काना होते हैं। ये 56 चार भागों में बटे हैं, चार तरह के होते हैं। पहला है कप्स। इसमें एक मेडल सी की शेप का, एक्स टाइप का जो डंबल शेप मेडल सा होता है, उस तरह का ये होता है। ये वाटर एलिमेंट से एसोसिएटेड है। जो माइनर आर्काना है, में कप्स है। माइनर आर्काना क्या होते हैं? ये हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में या शॉर्ट टर्म इवेंट्स के बारे में बताते हैं। मेजर आर्काना लाइफ टाइम के बारे में या लाइफ को मेजरली इंपैक्ट जब जो चीजें करती हैं उसके बारे में बताता है। माइनर आर्काना पासिंग फेजेस की बात कर रहा होता है, एक दिन की, दो दिन की, एक महीने की, 6 महीने की, साल की। मतलब जो कि हमें लॉन्ग टर्म पे नहीं, पर वो जो पासिंग फेजेस ऑफ लाइफ है उसमें जो हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसका उत्तर देने के लिए होता है। इसमें एक होता है कप्स। ये भी 14 कार्ड है। ये इमोशंस या वाटर एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। वैंड्स, ये फायर एलिमेंट से एसोसिएटेड। वैंड्स क्या है? लाठियां हैं एक तरीके से। इनफैक्ट ये केवल लाठियां नहीं है, इट इज अ वुडन स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लीव्स हैं। लीव्स है मतलब कि इसके अंदर कुछ ग्रो करने की कैपेबिलिटी है। और ग्रो कहाँ होता है? जहां पे एनर्जी हो। इसलिए ये फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है। यहां भी 14 कार्ड्स हुए, तो 14 14 28 कार्ड्स हुए। तीसरा है सॉर्ड्स, तलवार। ये एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। एयर एलिमेंट मतलब स्पीड, एक्शन, फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। और ये भी 14 है, तो 42 हो गए। और ये पेंटाकल्स, पेंटाकल इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट है हमारी मटेरियल चीजें, जो फिजिकल एंटिटीज हैं हमारे चारों तरफ, जो हमें चाहिए होती हैं या जिनसे हमें लगाव है। सिंपल टर्म्स में सबसे जो अधिक प्रिय होती है वो क्या है? पैसा। वो भी पेंटाकल्स का ही सिग्निफिकेशन है। तो ये 14, मतलब पेंटाकल्स, वैंड्स, सॉर्ड्स और कप्स, 14 14 56 हो गए। और 22 मेजर आर्काना, तो 78 टोटल कार्ड्स होते हैं। अब इनको जब रीड किया जाता है तो उसको स्प्रेड कहा जाता है। आपने देखा होगा टीवी पे या एक्चुअल में भी, रियल में भी, वो टैरो रीडर कार्ड्स को लेके और टेबल पे, एक बहुत हाईली डेकोरेटेड टेबल होती है, उस पे वो बिछा देते हैं, फिर उसमें से रैंडमली कुछ कार्ड्स उठाते हैं। उसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड कई तरह का है। हम सभी तरह के स्प्रेड्स को यहां नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस के विषय हैं। उसको वो एक दिन में सीखा नहीं जा सकता। सीखना क्या है कि कार्ड इंडिकेट क्या करता है। तो जो जैसे जैसे हम समझेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि जो आप देखते भी होंगे कि सिंगल कार्ड स्प्रेड होगा या 3 कार्ड स्प्रेड होगा,
फाइव कार्ड स्प्रेड भी होता है, एक सेल्टिक क्रॉस होता है। तो इस तरह कई तरह के हैं, 12-15 तरह के ये स्प्रेड होते हैं। पर जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो समय ज्यादा लेता है। हालांकि वो डीपर और फाइनर टू द पॉइंट डिटेल्स भी दे देगा। पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 1, 3, 5 कार्ड स्प्रेड इज वेरी गुड, नॉट गुड, वेरी गुड इनफ। और मेरे गुरु जिससे मैंने सीखा है, वो एक बहुत ही बिंदास बेबाक व्यक्ति है। उनका ये कहना है कि अगर हम रियल सेंस में ऑकल्ट को समझना चाहते हैं, तो कोई भी एक स्ट्रीम मतलब हम ज्योतिष में पराशरी करना चाह रहे हैं, या जैमिनी करना चाह रहे हैं, या केपी करना चाह रहे हैं, या नाड़ी करना चाह रहे हैं, या कुछ और लाल किताब को करना चाह रहे हैं, कहते एक लाइफ टाइम इज नॉट एट ऑल सफिशियंट। तो कहते हैं कि आप किस आज के समय में, और लाइफ टाइम में भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह गई है, 60-70 साल एवरेज। तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम सब कुछ सीख सकें। तो कहते हैं कि बेटर वो होता है कि आप उतना सीखें जो आपके अधिकतम प्रश्नों का, आपकी अधिकतम समस्याओं का समाधान कर सके। इट शुड बी एबल टू answer, it should be able to address all the issues or the questions or the queries that a human being is likely to encounter in the given lifetime. बट मैं यहां से इस चीज उनकी उस बाकी तरह के स्प्रेड्स की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, और मैं वो डिस्कस भी करूंगा कौन कौन से स्प्रेड्स हैं। अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। Spread is nothing but the arrangement of cards taken out for a particular reading. कार्ड की इंटरप्रिटेशन क्या है? कार्ड में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कार्ड के हिसाब से जो सिग्निफिकेशंस होंगी उसको तो हम समझेंगे ही। मुझे किसी कार्ड को देखकर क्या फील होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ये क्या है, ये नेचर का, यूनिवर्स का आपके साथ कनेक्शन है। वो कैसे होगा, जैसे जैसे हम कार्ड्स को समझेंगे वो समझ में आएगा। ठीक है। और हम दी जाइंट राइडर वाइट टैरो कार्ड यूज कर रहे हैं। वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था। ये तो एक मतलब थियोरिटिकल सा पार्ट है, ये तो आपको मैं वैसे बता देता हूं। इन्होंने ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये क्यों इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, राइडर वाइट टैरो कार्ड को, ये डेवलप हुआ है कंसीडरिंग द ऑकल्ट। केवल इमेजरी नहीं थी अपने किसी व्यक्ति की, उसमें मिस्टिसिज्म जो था, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कबाला को, इजिप्शियन मिस्टिसिज्म को, आल्केमी को, इन सबको इन्वॉल्व करके, मतलब वहां उस गिवन रीजन के अंदर जो कुछ भी ऑकल्ट से रिलेटेड होता था, उसका एक स्टडी किया हुआ था, उसका एक एक्सपीरियंस था आर्थर एडवर्ड वाइट को। So he incorporated all those in the imagery. And Pamela Coleman Smith gave it a shape in the sense, made it a picture that actually represented the thoughts of Arthur Edward White. यहां पे मैं एक चीज थोड़ा सा डिग्रेस होके वो करता हूं। पैमला कोमल स्मिथ जिन्होंने ये कार्ड बनाया, उनके अंत के बारे में किसी को नहीं पता, एंड ऑफ लाइफ के बारे में
किसी को जानकारी नहीं है कि उनका क्या हुआ, किस कंडीशन में थी। मतलब ये तो पता था कि शी वॉज इन बैड कंडीशन, बट लिटरली क्या हुआ, कहाँ उनकी समाधि है वगैरह कुछ नहीं मालूम। कहने का अर्थ ये है, जो मैं यहाँ बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं, कि पैमला कोमल स्मिथ की हाथ से खींची हुई आकृतियों को हम स्टडी करेंगे तो वो अपने आप में हमारे लिए एक मेन सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है। इसलिए हमारा ग्रेटिट्यूड उनके लिए होना ही चाहिए। और इसलिए वो टैरो रीडर जो जाइंट राइडर वाइट कार्ड को यूज कर रहे हैं, इस डेक को यूज कर रहे हैं, उन्हें पैमला कोमल स्मिथ की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है, पर जैसे गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि नारद, ये अपने ये अलग अलग जो ऋषि और संत हुए जिन्होंने वांग में लिखे हैं, महर्षि पराशर ने जो लिखा, हम उनको पूज्य मानते हैं क्योंकि उनके किए गए कार्यों के आधार पर हमारा जीवन संचालित हो, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। इसलिए हम चाहे उस परंपरा, उस मान्यता, उस धर्म, उस संस्कृति के नहीं हैं, पर क्योंकि हम उस कार्ड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो ये हमारे ऊपर एक प्रकार से गुरु ऋण हो जाता है। और उसको उतारने के लिए ये आवश्यक है कि हम जब भी टैरो कार्ड को प्रयोग में लाएं, तो अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, उन सभी के आशीर्वाद के साथ साथ पैमला कोमल स्मिथ की शांति के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कुछ किसी को, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने क्रिएट किया है, अगर उन्हीं से आप कनेक्ट हो जाते हैं, नथिंग कैन हेल्प मोर देन दिस इन दिस जर्नी ऑफ डिकोडिंग व्हाट अ टैरो कार्ड इज सेइंग। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, उसमें क्या है कि इमेजरी रिच है, वेल एक्सप्लेन्ड है, इनोवेटिव सिंबॉलिज्म है, एक्सेसिबिलिटी फॉर रीडर्स है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो इसमें बहुत नोट्स बनाने की बात नहीं है, और जो मैंने डिस्कस किया है लगभग वही सारी बातें यहाँ पे रिपीट हुई हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अभी इसका कोई क्वेश्चन है? और आप लोगों के पास कितना समय है? सिर्फ एक क्वेश्चन है ये, देर आर अदर स्कूल्स ऑफ टैरो एज वेल? देर आर अदर डेक्स, डेक्स, ओके। but the Most popular is this. most popular, most accepted, and rich in terms of the symbolism Okay. is this one. कुछ ऐसे भी आ गए हैं कि जिसके अंदर उसका कार्ड का नंबर और वो कुछ इंडिकेट कर देते हैं व्हाट इट सेज। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने ला दिया अपने कुछ कन्वीनियंस के लिए, जो भी है। बट पॉइंट इज, हमें तो डिकोड करना है। राइट। किसी और ने डिकोड कर दिया है, उसको समझने में उतना मजा नहीं है, हम रियल एसेंस को नहीं पकड़ पाएंगे। और एक चीज और मैं कवर करना चाह रहा था, अगर आप लोग के पास 10-15 मिनट हैं तो, नॉट मोर देन दैट। हाँ, श्योर। अभी किसी का क्वेश्चन है यहां तक? नहीं। तो वो दूसरा स्लाइड ले लूं मैं?
Yes, sir.